हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। मेरा नाम अश्विन शुक्ला है और मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर एक गेट के लिए सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है आरसीसी एंड आरसीसी स्टैंड्स फॉर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्लियर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट में अच्छी खासी क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। आपको ये सब्जेक्ट आना ही चाहिए, इसके क्वेश्चंस आपको बनना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो आरसीसी सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, ठीक है। क्योंकि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक बहुत ही आरसीसी में देखा जाए तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए जितने भी क्लॉज हैं, जो भी तरीके हैं, ठीक है, किस प्रोसीजर को हमको फॉलो करना चाहिए, इन सब चीजों को अगर हमें समझना है तो हमें आरसीसी जो सब्जेक्ट है दैट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये आना ही चाहिए, ठीक है। इवन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाएंगे और अगर आप उसके इंटरव्यू में बैठते हैं तो आप लोगों को इसी सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हैं, जब भी जैसे आपने रेसिडेंशियल एक बिल्डिंग देखी होगी, उसमें जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर हैं, जैसे हुआ बीम हुआ, कॉलम हुआ, स्लैब हुआ, लिंटल हुआ, इवन फाउंडेशन हुआ, ये सारी चीजों को अगर आपको डिजाइन करना है तो इसी सब्जेक्ट से आप वो सारी चीजें सीखेंगे। इवन अगर आप डिजाइन नहीं करते, आप सिर्फ वहां पर एज अ साइट इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मेंबर को समझना कि वो कैसा है उस पर्टिकुलर साइट पर और उसे आइडियली कैसा होना चाहिए था, ठीक है। इस चीज को अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है तो आपको ये सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पूरे कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा है, और दूसरा अगर आप रियल लाइफ में सिविल इंजीनियर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइनर बनना हो या फिर आपको एक साइट इंजीनियर बनना हो, आपको इस सब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीज समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो मैंने आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी समझा दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। अब आप देखिए कि सब्जेक्ट को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सेमेस्टर हो, गेट का एग्जाम हो, ईएसी हो, स्टेट एई जेई हो, एसएससी जेई हो या किसी पीएसयू का एग्जाम हो, आपको ये सब्जेक्ट 101% वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। आपको ये सब्जेक्ट वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। इवन हमारे जो सेमेस्टर में भी हमारा जो आरसीसी रहता है, सेमेस्टर एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम में भी जो आरसीसी रहता है वो जनरली आरसीसी 1 और आरसीसी 2 के फॉर्म में क्या रहता है, डिवाइड रहता है, ठीक है। अब जो आरसीसी 1 का जो सिलेबस रहता है वो एक ऐसा सिलेबस रहता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आरसीसी 2 में कुछ ऐसे पर्टिकुलर एड ऑन रहते हैं, जैसे कि एड ऑन टॉपिक्स ऐसे जैसे होता है वाटर टैंक हो गया, ब्रिज हो गया। वाटर टैंक भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब पूछे जाने वाला टॉपिक है, बट इतना नहीं जितना आरसीसी 1 के अंदर से चीजें पूछी जाती है, ठीक है। और यही आरसीसी 1 का जो सिलेबस होता है, जो हम लोग सेमेस्टर में भी देखते हैं कॉलेज के, इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको मिलता ही मिलता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आप लोगों को कि आरसीसी 2 से कुछ भी नहीं होता, बट थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बस मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूं। अब गेट हो गया। अगर गेट में देखा जाए तो एक एवरेज मार्किंग देखी जाए इस सब्जेक्ट की तो 5 मार्क्स से लेकर, है ना, मैं एक एवरेज मार्किंग बता रहा हूं कि 5 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक आप लोगों को ये मिल जाना चाहिए, है ना, ये आप लोगों को मिल जाना चाहिए, ठीक है। ईएसी में अगर अपन लोग देखें तो कम से कम आपको प्री में ये 10 से 12 नंबर का मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एसएससी जेई में देखें, एसएससी जेई में अगर देखें तो ये कम से कम आपको 10% तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। जितना भी टोटल मार्किंग है आपके एसएससी जेई का, उसका 10% है ना, कम से कम 10% आपका क्या आरसीसी होल्ड करेगा। स्टेट पीएससी के हिसाब से क्या होता है, स्टेट टू स्टेट जो पीएससी होती है वहां पर क्या होता है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, तो मैं आपको एग्जैक्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बता सकता हूं, बट हाँ
अच्छा खासा गुड वेटेज रहता है सब्जेक्ट का। ठीक है, मैं आपको बार बार यही चीज समझा रहा हूं कि ये इसका गुड वेटेज क्या रहता है, क्यों रहता है हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में, क्योंकि अगर आपका स्टेट पीएससी हो, एसएससी जेई हो, ईएसी हो, ठीक है, आपके पीएसयूज का एग्जाम हुआ, यहां पर जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही वाजिब होता है। ठीक है, बहुत ही वाजिब होता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, दूसरे सब्जेक्ट में जैसे कि वाटर की बात कर लेते हैं, जैसे आपका हाइड्रोलिक सब्जेक्ट है, यहां पर आप जो चीजें पढ़ते हो आप बहुत ही कम क्या करते हो, रियल लाइफ में देख पाते हो, है ना, बहुत ही कम रियल लाइफ में देख पाते हो। लेकिन अगर आप आरसीसी सब्जेक्ट की बात करो तो आप ऑलमोस्ट के हर स्ट्रक्चरल मेंबर को रियल लाइफ में देख सकते हो, किस तरह से कास्ट हुआ होगा, ठीक है, ये सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि कंक्रीट को मिक्सिंग करके बनाया जाता, तो कंक्रीट को मिक्सिंग करके बनाते हुए तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने भी बिल्कुल देखा होगा कि हाँ यार कंक्रीट बनते हुए देखा था, क्योंकि एक देखा जाए तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो हर किसी ने बनते हुए देखी है अपने लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कोरिलेट कर ही लेता है, इसे इजीली समझ लेता है। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा होता है कि आपका इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन आना बहुत ऑब्वियस बात हो गई। पीएसयूज में भी देखा जाए तो मैं वही लिखूंगा कि अच्छा खासा इसका वेटेज आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि और वो ऐसा क्यों होगा ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करा है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हमारे आरसीसी का जो सिलेबस है वो 80 to 90% सेम है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, 80 to 90% सेम है। ये जो 10 से 20% का वेरिएशन है वो वेरिएशन भी क्या है, कुछ टॉपिक किसी एग्जाम में हटा दिए जाते हैं और कुछ टॉपिक किसी एग्जाम में ऐड कर दिए जाते हैं, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। अब जो सिलेबस मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं सिविल सेंट्रिक पे, हमारा जो सिलेबस होगा दैट विल बी द गेट ओरिएंटेड, है ना, दैट विल बी द गेट ओरिएंटेड। ओके बच्चों, ये चीज आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि सिविल सेंट्रिक पे मैं आप लोगों को आरसीसी गेट ओरिएंटेड होके पढ़ाऊंगा। हम वो टॉपिक्स वो सिलेबस कवर करेंगे जो गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब जो गेट का हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप लोगों को क्या दिखेगा, जो सिलेबस दिखेगा वो हम यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। सिलेबस कवर करने का जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि हम बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों इसी तरीके से कराया जाएगा कि बेसिक से एडवांस गए हम थ्योरी में, बेसिक से एडवांस गए क्वेश्चंस में। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए जो क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने में मदद करेंगे, पहली चीज इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और दूसरी बात, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है कि ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आया होता है या आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप किस तरह से इसको अप्रोच करते, उसी चीज को सिखाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। गेट कभी क्वेश्चन रिपीट करता नहीं है, बट हाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस माइंडसेट के साथ करना चाहिए, वो इस माइंडसेट के साथ करना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आता तो मैं इसे कैसे अप्रोच करता। एक हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है ना, उसको डेवलप करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, और नया क्वेश्चन, एक अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं देखा है ना, आप इस क्वेश्चंस को क्यों सॉल्व करते हो, यही चीज देखने के लिए कि जब एक नई चीज मेरे सामने आ रही है तो मैं उस चीज को कितना बेहतर रूप से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा। ठीक है, तो मैं क्या लेके चलूंगा, इस आपने क्या समझा कि हम लोग सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सिलेबस से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने सिलेबस को 13 पार्ट्स में डिवाइड करा है और जो थर्ड मेरा जो पार्ट है उसको मैंने 3 पार्ट में और डिवाइड करा है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी ये भी बताते जाऊंगा कि क्या जो पार्ट है हमारा यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं। तो अभी हम यही चीज डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को हम देखेंगे कि किस आपको सिलेबस में क्या क्या दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, है ना। इंट्रोडक्शन टू आरसीसी में हमारा आरसीसी जो रहता है वो कंक्रीट और स्टील से मिलकर बना हुआ होता है, ये बात ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पता रहती है। ठीक है, अब
इसी आरसीसी सब्जेक्ट में जो हम कंक्रीट और स्टील पढ़े को मिक्स करके आरसीसी जो बना रहे हैं, उसमें इस कंक्रीट और स्टील की वो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज को कवर किया जाएगा जिसके कारण इन दोनों को साथ में ला सके, है ना। हो सकता था हम कंक्रीट के साथ स्टील की जगह कॉपर एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा क्या रीजंस रहे कि हम लोगों ने स्टील को ही चूज करा। अब स्टील के साथ साथ स्टील में ऐसी स्टील की सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या कर ली, स्टडी कर ली। अब हमारे पास जो कंक्रीट आया उसमें भी, कंक्रीट में भी इसकी स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हो सकते हैं। कंक्रीट के स्ट्रेंथ पैरामीटर्स किन फैक्टर्स के कारण बढ़ेंगे, किन फैक्टर्स के कारण रिड्यूस होंगे, कंक्रीट पे किस समय लोडिंग लगाना चाहिए, किस समय लोडिंग नहीं लगाना चाहिए, कंक्रीट को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे फैक्टर्स हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू आरसीसी में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने जैसे लिखा इंट्रोडक्शन टू एलएसएम, तो इंट्रोडक्शन टू एलएसएम में आप लोगों को ये बता दिया जाए जो एलएसएम होता है इसका फुल फॉर्म है बच्चों लिमिट स्टेट मेथड, है ना। सुना होगा आप लोगों ने, अपने कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद से। क्या दिख रहा है आपको, ये लिमिट स्टेट मेथड। तो ये LSM स्टैंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड। ये आरसीसी स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए सबसे लेटेस्ट मेथड है। ठीक है, इस मेथड को, मतलब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस मेथड के जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कि ये मेथड को डेवलप करते समय क्या आइडिया रखा गया, क्या अप्रोच रखी गई, पहली चीज तो ये। और जब भी कोई मेथड हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तो कुछ अजम्पशंस को लेके चलते हैं कि ये अजम्पशंस को फॉलो करते जाओगे तो ही आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, है ना। डिजाइनिंग में अगर एक आरसीसी स्ट्रक्चर आप एलएसएम से डिजाइन करते हो तो कुछ अजम्पशंस आपको फॉलो करना होंगे, कुछ पैरामीटर्स आपको फॉलो करना होंगे, तो वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो हमने ये 2 चैप्टर के बारे में समझ लिया। तीसरा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स वर्ड जब भी आए तो समझ जाना कि सेफ्टी की बात की जा रही है। और फ्लेक्चर वर्ड का मतलब एक तरीके से हो सकता है बेंडिंग। मैंने इस 3rd चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, देन डबली रेनफोर्स सेक्शन एंड देन एनालिसिस ऑफ प्लेन सेक्शन। ये फ्लेक्चर मेंबर्स हैं, है ना। फ्लेक्चर मेंबर्स है मतलब कि ये मेरे स्ट्रक्चर के ऐसे मेंबर्स हैं जिनके ऊपर क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है। बेसिकली ये तीनों क्या है, बीम्स के टाइप है। ये तीनों क्या है, बीम्स के टाइप है। हम इस 3rd चैप्टर में ये चीज पढ़ेंगे कि इन तीनों को, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, डबली रेनफोर्स सेक्शन और प्लेन सेक्शन, जो कि मेरे बीम है, इसके ऊपर जब एक वर्टिकल लोडिंग आती है जिसके कारण इस पे बेंडिंग होती है, तो किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के मैं इसे उस बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा। ठीक है, उस बेंडिंग के साथ साथ इन पे शियर भी आएगा। ठीक है, अब शियर को मैं समझा तो आपको यहां पर बहुत बेसिक रूप से दूंगा, लेकिन जब शियर को मुझे डिजाइन करना होगा अलग से, तो उसके लिए मेरे पास एक नया चैप्टर रहेगा। तो बाकी के क्लॉजेस हम लोग उस चैप्टर में ही देखेंगे। ये बात क्लियर? आई होप आपको ये 3rd चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक जो हमारा 4th चैप्टर है, इससे भी आजकल ऑब्जेक्टिव आने लग गए हैं। हमारा जो एसएससी जेई हुआ, ईएसी हुआ, स्टेट पीएससीज हुई, हमारी स्टेट एई जेई हुआ, पीएससी हुआ, उसके एग्जाम्स के अंदर तो ये IS 456 से जो क्लॉज है वो फेवरेट होते पूछे जाने पर, बट गेट में भी आजकल पूछा गया है बहुत बार। तो आप ऐसे समझेंगे कि जो ये IS 456 के इंपॉर्टेंट क्लॉज है ना, IS 456 2000 के जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है, लेकिन हम लोग किसके कवर करेंगे, बीम्स के ही कवर करेंगे इस चैप्टर में। और IS 456 2000 जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो क्या है, सो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिकमेंडेशन, है ना। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब हम आरसीसी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमें किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, या बोल सकते हो किन रूल्स को फॉलो करना है, वो पूरा का पूरा यहां पर IS 456 2000 में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये बात क्लियर? नेक्स्ट रहेगा आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स वर्ड का मतलब अगेन सेफ्टी। अब जैसे कि यहां पर क्या हो गया, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, शियर, मतलब अब स्ट्रक्चर पे जब शियर लगेगा तो उस समय मुझे क्या डिजाइन पैरामीटर्स को फॉलो करना है, ये मुझे सीखना है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा होगा, यहां पर क्या था कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फ्लेक्चर आ रहा था, है ना। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या आ रहा था, फ्लेक्चर, मतलब कि बेंडिंग।
मेरे मेंबर पे क्या आ रही थी, बेंडिंग हो रही थी। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इस केस में क्या हो रहा है, आप लोगों के पास शियर आ रहा है। नीचे का अगर आप पार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स टॉर्शन, मतलब इस बार मेरे मेंबर के ऊपर जो नेचर है फोर्स का वो क्या हो गया, टॉर्शन हो गया। ये बात समझ में आया। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब मैं सेफ्टी देख रहा हूं, और अभी तक मैंने मेरे स्ट्रक्चर का जो सेफ्टी है मतलब उसका कोलैप्स नहीं हो, किन कारणों से नहीं हो, फ्लेक्चर के कारण से नहीं हो, शियर के कारण से नहीं हो, टॉर्शन के कारण से नहीं हो, वो टूटे नहीं, उसका कोलैप्स नहीं हो। इन सब चीजों को बचाने के लिए, इस कोलैप्स को बचाने के लिए ड्यू टू फ्लेक्चर, शियर एंड टॉर्शन, ये चैप्टर्स पढ़ना मुझको बहुत जरूरी है। कुल मिला के आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या सीखोगे, आपके जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर हैं उसको डिफरेंट टाइप के जो भी फोर्सेज आ रहे हैं उनके अगेंस्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें समझना होगी। ओके बच्चों, यहां से बढ़ते हैं हम लोग आगे, है ना, यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे, और छठे 6 नंबर के सिलेबस के बाद, है ना, 6 नंबर के सिलेबस के बाद आपको मैं नया चैप्टर दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंड डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो जो ये बॉन्ड एंड डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो हमारा मान लीजिए कंक्रीट है और ये स्टील है, जब इसको अपन ने सब पकड़ा तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक बॉन्ड होना चाहिए। अब ये बॉन्ड कब कब बनेगा, किस तरह से बनेगा, है ना, कब ये टूट सकता है, ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझेंगे। और डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि जो स्टील बार्स है वो आपको कहां पर और कितना देना है, क्योंकि अगर आप कम दे रहे हो तो आप अनसेफ हो जाओगे, और ज्यादा दे रहे हो, आप मटेरियल ज्यादा दे रहे हो, ऐसी जगह दे रहे हो जहां देने की जरूरत ही नहीं थी, तो आप अनइकोनॉमिकल हो रहे हो, आपका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, अनइकोनॉमिकल हो रहा है, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये चैप्टर का भी आपको आई गेस प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ द स्लैब। तो स्लैब आपका क्या होता है, जो अभी आप लोगों के शायद ये सेशन देखते हुए, ये लेक्चर देखते हुए आप सभी एक कमरे में बैठे होंगे, तो जो एक स्ट्रक्चरल मेंबर है आपके सर के ऊपर रेक्टेंगुलर सा, ठीक है, एक फ्लैट सा रेक्टेंगुलर सा, जिसका लेंथ, दोनों जो लेंथ है वो बड़े होंगे और थिकनेस कम होगी, वो आपका स्लैब है। अब इसी चैप्टर में डिफरेंट टाइप की स्लैब्स को डिजाइन करते समय क्या पैरामीटर्स होंगे वो ही हमें स्टडी करना है। स्लैब के बाद हमारे पास आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन। बेसिकली अभी क्या हो गया, नेचर, जैसे हमने वहां देखा था फ्लेक्चर, शियर और टॉर्शन, अब हमारे फोर्स के ऊपर, अब हमारे मेंबर के ऊपर, है ना, अब हमारे मेंबर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, अब जो हमारे मेंबर के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसका नेचर क्या हो गया बच्चों, वो हो गया हमारे पास कंप्रेशन। मतलब अब उस मेंबर के ऊपर क्या हो रहा है, दबाव लग रहा है। ये देखिए इस तरह से, ऐसे क्या हो रहा है, दबाव लग रहा है। कंप्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, दबाव ही बोलेंगे ना भैया। वैसे तो शायद से कंप्रेशन को हिंदी में संपीड़न कहते हैं, मतलब संपीड़न। तो कंप्रेशन मतलब यहां पर देखा जाए तो बच्चों हम पढ़ने वाले कॉलम, वही तरीका होगा बेसिक टू एडवांस, थ्योरी में भी, क्वेश्चंस में भी, और जितने भी IS 456 2000 के क्लॉजेज हैं वो सारे हम लोग कॉलम के यहां पर क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा फुटिंग। हमारे स्ट्रक्चर का सबसे लोअर मोस्ट हमारा क्या होगा, मेंबर होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर का, जो कि ग्राउंड के नीचे क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। और इसका काम अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिजाइन करी उसका लोड लेके जो मिट्टी है इसके नीचे की, उसको सेफली ट्रांसफर कर देना। अगर ये कमजोर बना, बोलते हैं ना नींव कमजोर तो सब कमजोर हो जाएगा, ठीक है, मकान की, या फिर हम लोग बोलते हैं ना, सब सुनते रहते हैं मकान की नींव बड़ी मजबूत होना चाहिए, तो ये वही नींव है, ठीक है। तो इस नींव को बनाना हम लोगों को सीखना है। नेक्स्ट इज यू विल सी द इंट्रोडक्शन टू WSM। आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू WSM। यहां पर ये जो WSM है, दिस स्टैंड्स फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसे क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक दूसरी मेथड है RCC स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए, जो अब मेनली इस्तेमाल नहीं की जाती है। अब क्यों इस्तेमाल नहीं की जाती है, क्या इससे अगर स्ट्रक्चर बनाया तो अनसेफ हो जाता था, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको जब दूंगा जब मैं आपको ये सिलेबस पढ़ाऊंगा, ये वाला जब हम चैप्टर कवर करेंगे। नेक्स्ट
प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इट इज वन ऑफ, ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है भैया। जैसे आरसीसी है वैसे एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है। आरसीसी का फुल फॉर्म क्या था? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, वो भी एक डिफरेंट टाइप का कंक्रीट था। ये क्या है? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ये भी एक डिफरेंट टाइप का कंक्रीट है। ठीक है, यहां पर भी इसका इस्तेमाल भी हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर्स बनाने में ही करेंगे, स्ट्रक्चरल मेंबर्स को बनाने में करेंगे, लेकिन जनरली इसका इस्तेमाल क्या होता है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं मिलेगा आप लोगों को कि पता चला कि किसी घर में आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट मिल रहा है क्या, तो बहुत ही कम चांसेस ऐसा मिलेगा ही नहीं, है ना। ये आपको जनरली मिलेगा ब्रिजेस के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये बात। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात समझ में आ गई। अब आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस एक ऐसा टॉपिक रहता है कि जहां पर मैं आप लोगों को मेनली कंक्रीट की वो प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं जो, अगर हम कंक्रीट को एक मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज कंक्रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती। बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि आरसीसी के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर जरा सी भी प्रोबेबिलिटी है तो हमको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं कि कंक्रीट में सीमेंट जो एक कंस्टिट्यूएंट है उसे बनाया कैसे जाता है, डिफरेंट ग्रेड क्या होते हैं कंक्रीट के, ऑर्डिनरी ग्रेड क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ ग्रेड क्या होगा, स्टैंडर्ड ग्रेड क्या होगा कंक्रीट का, फिर सीमेंट के डिफरेंट ग्रेड्स क्या होते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टी जैसे कि वर्केबिलिटी, इसको कैसे मेजर किया जाता है, कंक्रीट जो हमारा एक सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्सचर है, इसको किस तरह से हम लोग इसके रेशो को किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या होते हैं मिसलेनियस में क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसे 13 मैंने यहां पर क्या करे आप लोगों के लिए सिलेबस 13 पार्ट में मैंने इस पूरे सिलेबस को डिवाइड करा है। देखा जाए तो ये 13 के साथ साथ आप इसके अंदर ये 3 भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 16 हमारे क्या हो जाएंगे, ऐसे पॉइंट्स हो जाएंगे जिसमें मैं आप लोगों को क्या करूंगा, पूरा आरसीसी कवर कराऊंगा। करने का तरीका मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 या 3 बार समझा चुका हूं कि क्या करने वाले हैं हम लोग। वही थ्योरी और क्वेश्चंस। थ्योरी आप लोगों की एकदम ऐसी रहेगी कि हम कंसेप्चुअल ही चलेंगे। मेरे जो पढ़ाने का तरीका रहेगा आप लोगों को ये इस तरीके से रहेगा कि जो मैं थ्योरी लिखाऊंगा वो आज तक के आपके जितने भी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को कवर करते हुए ही मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा। जो बेसिक कंसेप्ट को समझाने के लिए थ्योरी रिक्वायर्ड है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों को पूछे गए हैं उनको मैं आप लोगों को वन लाइनर पॉइंट के हिसाब से भी मैं आपको लिखवाता जाता हूं। ठीक है, तो ये मेरा तरीका रहता है। ठीक है, तो आई कैन अश्योर यू स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मुझसे ये सब्जेक्ट पढ़ के बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, और आप लोगों को अगर आप इन पूरे 13 जो मैं आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आरसीसी के आप लोग 100% क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स के क्या कर सकते हैं, मेनली गेट के क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस के अंदर, जिसमें मैं आप लोगों को आरसीसी स्टार्ट करूंगा सिविल सेंट्रिक पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हमारे फर्स्ट सेशन ऑफ आरसीसी में। थैंक यू।